अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 21 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज हैं, बड़ी खबरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ईरान इजराइल वॉर यानी जंग से मुतालिक नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है इजराइल को, उसके शहरों के अंदर घुसकर मिसाइल मार रहा है, ड्रोन अटैक्स कर रहा है। और इसी सिचुएशन के अंदर अंदर मगरबी ममालिक इत्तेहाद बनाकर इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर पिल पड़ने को जुड़ चुके हैं। और इन्हीं मामलात और वाकयात के बीचों बीच एक नई डेवलपमेंट होती है। यह नई डेवलपमेंट ऐसी है जिसने मुझे और आप सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, यह बोलने पर मजबूर कर दिया है कि वो हो गया है जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब से मुतालिक कुछ अच्छी डेवलपमेंट होने के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हुए दिखाई देते थे, इक्वेट करते थे इमरान खान, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को, अब उन्हीं के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा हो गया। मैं इसकी कुछ डिटेल्स के अंदर जाऊंगा। एक सरकार, एक ऐसी सरकार जो खुद मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार है, वो क्या गुल खिलाती फिर रही है, ये क्या वाकयात हैं, क्या मामलात हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा आपसे। थोड़ी देर पहले ईरान के अंदर एक बड़ी मैग्नीट्यूड का जल्जला है, वो जल्जला किस नौयत का है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा करप्शन की एक नई कहानी है। लोगों को सब गुडी गुडी लगता है, लोगों को लगता है कि ये सब कलेक्शंस हो रही हैं, लेकिन लेजिटिमेसी है करप्शन की, वो किस नौयत की है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल बयानात हैं जिसमें खासतौर पर ख्वाजा आसिफ ने इस हाइब्रिड निजाम के ऊपर बात की है, मुनीब फारूक और बाकियों ने भी बात की है, उसकी डिटेल्स के अंदर भी जाऊंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसे हैं जहां है कि बुनियाद के ऊपर हमतन गोश हो जाइए, घरों में बैठ जाइए, हिन मिना के, बिन मिना के, सटपटा के, गुदगुदा के, जैसे करके सनसनाहट सरसराहट करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए। ज्यादा नहीं हो सकता तो करके कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है जनाब, ऑप्शन कोई नहीं है। कल रात की जो सबसे बड़ी खबर है गुज़िश्ता 24 घंटों की, वो ये है कि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों ने कलेक्टिवली बतौर हुकूमत एक नई मूवमेंट की है। वो नई मूवमेंट या डेवलपमेंट क्या है जनाब? इन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया है। हमारे मुल्क ने नामजद कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात होगी। हमने प्ली ये ली है कि जी इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, इनके दरमियान जंग हो सकती थी, तो उसको रुकवाया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसलिए उनको नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जा रहा है। अच्छा, ये एन उस मोमेंट के बाद हुआ है जब वाशिंगटन डीसी में यानी व्हाइट हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद का ये पहला नतीजा समझा जा रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी रीजनेबल क्वेश्चन, वो ये कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर नेतन्याहू और आयतुल्लाह अली खामनाई एक दूसरे को हेड ऑन लिए हुए हैं, ईरान इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हमारी स्ट्रेटजी भी यही है कि हम ईरान के साथ बतौर मुस्लिम मुल्क खड़े हुए हैं, बरादर मुल्क खड़े हुए हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जिस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की तारीफ करते हुए नहीं थकते और बाकियों की भी, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जबकि जंग लगी पड़ी है, हम नोबेल अमन इनाम के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। मतलब ये बात समझ नहीं आई मेरी। इसमें दो फिर हाइपोथेसिस हो सकते हैं, मफरूजे हो सकते हैं। या तो ये जंगें लगती ही बाय डिजाइन है भाईजान, जिसके नतायज कुछ नहीं होते और लोगों को अमन इनाम चाहिए होता है, मैं तो फिर यही समझूंगा। या फिर हमारे अंदर सेंस नहीं है कि हमें कौन सा काम किस मोमेंट के ऊपर करना चाहिए। और मैं वो एहसान इकबाल साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था कुछ साल पहले का है, कि वो कहते हैं मोदी, ट्रंप और इमरान खान एक ही, वो कहते हैं ना कि चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इनको दुनिया को इग्नोर करना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान ने नोबेल अमन प्राइज के लिए नामजद कर दिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि क्या इस मोमेंट के ऊपर जब ईरान और इजराइल की जंग लगी पड़ी है और अमेरिका उसमें अपना एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पाकिस्तान को बतौर रियासत और पाकिस्तानी हुकूमत को बतौर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली हुकूमत ये वाला काम करना चाहिए था, या टाइमिंग
को मलहूज रखते हुए कुछ दिन बाद कर लेते। आपको याद होगा इमरान खान रशिया गए थे, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, इधर थू थू हो रही थी कि इमरान खान रशिया क्या कर रहा है, ये तो पैराडाइम शिफ्ट हो गया, और इधर कुछ भी होता रहा है। मतलब थोड़ी सी अकल होती है। मतलब ये शहबाज शरीफ साहब या उनकी जो काबीना है आ तो गए बाई हुक्कर क्रुक आप, लेकिन जाहिर है कि आपने ये वाला काम किया है, अब इसके पता नहीं क्या आफ्टर शॉक्स होंगे, क्या प्राइस पे करना पड़ेगी हमारे पाकिस्तान को। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ईरान इसराइल वॉर के हालात के ऊपर। इजरायली मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि हालिया हमले में ईरान के एक मिसाइल में एक ऐसा वॉर हेड मौजूद था जो फटकर 26 छोटे मिसाइल छोड़ता था, जिसको क्लस्टर मिसाइल भी कह सकते हैं। अजीब किस्म का मिसाइल था ये। ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी हमलों का खदशा है और अमेरिका ने कतर में वाक़ अपनी मरकजी फ़ज़ाई तनसीब अल अदीद एयरबेस से अपने तैयारे हटा लिए। तो ये हालात इस वक्त चल रहे हैं और हमें नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने की पड़ी हुई है। मैं तो हैरान हूँ भाई। कुछ टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप हैमर करें, थोड़ा सा आगे कर लेते, ये थोड़ा सा पहले कर लेते। जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस हुआ था, जंग का मामला हुआ था, उस वक्त कर लेते। ये मतलब ये बड़ी सिंबॉलिक होती है चीज़। हमारे मिसाइल हमलों की ताकत बढ़ रही है, ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है, और ईरान में आज 5.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला है। अच्छा, इससे जुड़ी एक दो और ख़बरें हैं कि ईरान अब क्या करने जा रहा है, वो अगले व्लॉग के अंदर मैं शेयर करूँगा। थोड़ा सा मैं मवाद इकट्ठा कर लूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट धमाकेदार व्लॉग होने लगा है अगले वाला, तो वो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं बताता हूँ कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा क्या कहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरान सिर्फ इसी सूरत में सफारती रास्ता अपनाने पर गौर करेगा जब इजरायली जारहियत बंद की जाएगी। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त करना बहुत मुश्किल है। तेहरान ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीनों में जौहरी हथियार हासिल करने के काबिल हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे सकते। चंद महीनों की बात नहीं है भाईजान, मामला दूसरा है। आप समझ ही नहीं आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि हाइफा में ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइल की वज़ारत दाखिला की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो ये कलेक्टिव ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल है, उसमें हमारा किरदार क्या होना चाहिए था, जिसके लिए तशक्कुर किया जा रहा था। हमें, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेते हुए सही वक्त का इंतजार कर लेना चाहिए था, अगर ये करना भी था तो। बहरहाल हम मशवरा ही दे सकते हैं भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के ऊपर। ये एक इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इससे रिलेटेड दो स्टोरीज मैं शेयर करने लगा हूं आपको। ये टैक्स कलेक्शन के लिए इदारा तस्वुर किया जाता है, बैकबोन होता है किसी, पहले ये CBR के नाम से रजिस्टर्ड था, अब FBR है। तो एक खबर आई, मैंने इसको पढ़ा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं इसकी तारीफ करूंगा। FBR में गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए सख्त इकदामात, बैंक अकाउंट्स बंद और बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की तजवीज़। 3 लाख सनती यूनिट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 30 से 35 हज़ार रजिस्टर्ड हैं। मुल्क में 500 से 600 अरब रुपए की तो सिर्फ बिजली चोरी हो रही है, ये चेयरमैन FBR ने कहा। अच्छा, कोई भी इकदाम जो है लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए किए जाएं और उसके ऊपर क्रॉस चेक हो तो बहुत ज़बरदस्त बात है, आपको करना चाहिए। ये जो टैक्स नेट से निकल रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर इसी के बीचों बीच जितना हमें साल के अंदर या IMF प्रोग्राम के अंदर कर्जा चाहिए होता है, उतना अगर एक इदारे के अफसरान करप्शन में खा जाएं तो फिर किससे सवाल किया जाए। ये सेनेटर अफनानुल्लाह शाहिद साहब हैं, ये मैं कोट एंड कोट उन्हीं के स्टेटमेंट बता रहा हूं। सालाना 3,000 रुपए की करप्शन हो रही है। कौन कर रहा है जी? सेनेट में FBR अफसरान के असासों की बाज़गश्त, असासे जाहिर करने का मुतालबा। FBR में सालाना 3,000 अरब रुपए की करप्शन होती है। कौम से टैक्स मांगा जाता है, मगर ये खुद अपने असासों को छुपाते हैं। ये सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने एक कमेटी के अंदर स्टेटमेंट दिया है। अब आप अंदाजा कीजिए, अगर तो वाकईतन ये सच है, ज़ाहिर है इस रिपोर्ट के पीछे कुछ ना कुछ तो सबूत होंगे। अगर ये सच है, हालात भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके ऊपर एम खाम खा FBR ने जो है ना उनको नोटिस ठोके, उसके बाद नीचे वाले जो रेवेन्यू के छोटे मोटे टुच्चे होते हैं, किसी ने लाख रुपए ले लिया तो करोड़ रुपए का टैक्स माफ़ कर दिया। टैक्स बनता भी नहीं था, माफ़ करने का एहसान भी चढ़ा दिया और 3-4 महीने तक अकाउंट भी फ्रीज किए रखे। ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। तो अगर आप बड़ी बड़ी सनतों के अंदर जाकर ये वाली कार्रवाई करेंगे तो पैसा तो उधर इकट्ठा हो रहा होगा, आप 10-15% चले हुकूमत के खजाने में भी डाल देंगे। लेकिन असल अगर ये वाली कार्रवाई हो रही है तो इसको डिस्क्लोज करके इसको पकड़ में लाना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि कानून के कवर में गैर कानूनी काम होते हैं। अगर कानून ठीक इस्तेमाल हो रहा है तो वेल एंड फाइन। ये सिद्दीक जान हमारे दोस्त हैं, इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि इसे कहते हैं शहबाज स्पीड। शुक्रिया नवाज शरीफ, सिर्फ एक हुकूमती इदारे में सालाना 3,000 की करप्शन। जितने पैसे हमने पिछले 5 साल में IMF से लिए हैं, इससे ज्यादा एक साल में पाकिस्तान का एक सरकारी इदारा करप्शन कर रहा है। लूट सेल लगी पड़ी है भाईजान, लूट सेल। अच्छा, मैं पब्लिक पोल रखना भूल गया, यहां पर बोल लेता हूं
آپ کو لگتا ہے کہ اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر پاکستان کی حکومت کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبیل امن پرائز کے لیے نام زد کرنا بہتر اقدام ہے پاکستان کی حکومت کا؟ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نیچے کامنٹ ضرور کیجئے گا جناب۔ اچھا، میں خواجہ آصف صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں اس وقت ملک میں ہائیبرڈ حکومت ہے، ملک میں یہ نظام پہلی دفعہ آیا ہے، اگر یہ نظام پہلے آ جاتا تو ہم بہت سے حادثات سے بچ جاتے۔ ایک آئیڈیل نظام ہے، آئیڈیل اس لیے کیونکہ آپ عوام کے ووٹ سے اقتدار میں نہیں آئے، آئیڈیل اس لیے کیونکہ اس سے آپ کے ذاتی طور پر لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آئیڈیل اس لیے کہ اس کا تمام تر نقصان عوام کو ہو رہا ہے، آئیڈیل اس لیے کہ آپ ووٹ کی طاقت سے کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ اور ہائیبرڈ جمہوری نظام کے تانے دینے والے عمران خان کو اب یہ کہتے ہیں کہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ہائیبرڈ جمہوری نظام کا حصہ ہیں، تو لاکھ لعنت ہے یار، میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ میں تھوڑا سا بلال بھٹو صاحب کے کامنٹس دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں بھارت سندھ طاس معاہدہ نہیں مانتا تو پاکستان ایک اور جنگ کرے گا اور 6 کے 6 دریا ہمارے ہوں گے۔ بڑی اچھی بات ہے آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن جو ملک کے ساتھ قرض ڈالا ہے آپ لوگوں نے مل جل کے، وہ تو اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ بھارت سفارتی سطح پر ناکام، عالمی میڈیا پر پاکستان کا بیانیہ جیت گیا، سفارتی جنگ بھی جیت لی۔ بھارت کے پاس 2 آپشن ہیں، یا عالمی قانون اور سندھ طاس معاہدہ مانے، اگر نہیں مانتے تو پاکستان ایک اور جنگ کرے گا اور 6 کے 6 دریا ہمارے ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، کیا بات ہے جی، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے، سمجھ گئے آپ؟ اچھا جی آگے جی، کچھ اور وائرل بیانات ہم شامل کرتے ہیں جناب۔ یہ بابر امان صاحب کہتے ہیں، جس نے تمام پریشر مسترد کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور فلسطین کی آواز بنا، اس عمران خان کو رہا کرو، اس کی آواز دبانا بند کرو، پھر اس کا موقف سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ پوچھنا یہ تھا، پاک بھارت جنگ میں سسٹم 420 کے بینیفیشری نواز شریف نے مودی کے خلاف کتنے ٹویٹس کیے؟ ویری ویلڈ کوسچن۔ یہ منصور علی خان کے شو میں منیب فاروق صاحب بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد آج ہم جمہوری طور پر مزید کمزور ہو گئے۔ اچھا جی، بڑی جلدی یاد ہو گیا۔ ہمارے ملک پر اسٹیبلشمنٹ نے بہت تجربے کیے، یہ بھی مان رہے ہیں یہاں پر، آج یہ تجربہ ہے لیکن 2-3 سال بعد کوئی اور تجربہ ہوگا، یہ بھی مان رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ خوش ہے کیونکہ یہ حکومت کرپٹ نہیں ہے۔ معیشت، ابھی میں نے آپ کو مبینہ کرپشن کی اگزامپل دے دی جو کہ عفنان اللہ شاد صاحب نے رپورٹ کرتے ہوئے بتائی ہے، تو میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ اب یہ ایسا نا بیلنس کر کے کھیلنے کی کوشش کریں کہ بہت ہوئی ہے بیچ میں، تو اس وجہ سے جناب اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے بہت سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خطے میں لگی ہوئی آگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ یا تو جنگیں لگتی بائی ڈیزائن ہے بھائی، پھر میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر نہیں ہے ایسا تو پھر ہمیں تھوڑا سا عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ کیا یہ نامزدگی اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر بہتر ہے، درست اقدام ہے حکومت کا، یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے اپنے برادر ملک کے دل کے اوپر تل تلنے کی کوشش کی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔